हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए आज इस वीडियो से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है डिज़ाइन ऑफ G+3 RCC फ्रेम बिल्डिंग। G+3 बिल्डिंग को डिज़ाइन करने से पहले कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इस बिल्डिंग के होते हैं जो हमें डिज़ाइन करने हैं, इन कंपोनेंट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना होता है, कौन सा IS कोड हमें फॉलो करना है, उस IS कोड के अकॉर्डिंगली कौन कौन से प्रोविजंस हमें गिवन है पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से मेन कंपोनेंट्स हमें डिज़ाइन करने होते हैं G+3 बिल्डिंग के। सबसे पहला कंपोनेंट इसके अंदर होता है स्लैब। हमें स्लैब को डिज़ाइन करना होता है, हर एक फ्लोर के ऊपर जो स्लैब होता है वो हमें डिज़ाइन करना है। किस तरह से डिज़ाइन करना है वो हम फर्दर देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है बीम, तीसरा कंपोनेंट होता है कॉलम और चौथा कंपोनेंट होता है फुटिंग। ये चार कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करने होते हैं और इन चार कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे फ्रेम कहते हैं। इन चार कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है इसे हम फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम को हमें डिज़ाइन करना होता है। अब फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए हमें अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंडीशंस ऑलरेडी IS कोड ने प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर जो IS कोड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है IS 456-2000। इसी के अकॉर्डिंगली हम फर्दर डिज़ाइन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हम पहले बात करते हैं कि स्लैब को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो स्लैब को डिज़ाइन करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि ये स्लैब वन वे है या टू वे है। अब वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है, इनका बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। वन वे स्लैब मतलब ऐसा स्लैब जिसके अंदर लोड ट्रांसफर जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, इसे हम वन वे स्लैब कहते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो भी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक ही तरफ प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर। जो भी लोड ट्रांसफर होता है वो शॉर्टर डायरेक्शन की तरफ ट्रांसफर होता है वन वे स्लैब के अंदर। और टू वे स्लैब के अंदर क्या होता है कि जो लोड ट्रांसफर होता है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, लॉन्गर स्पान एज वेल एज शॉर्टर स्पान, दोनों तरफ लोड ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसके अंदर जो भी रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो दोनों तरफ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया है कि वन वे स्लैब किसे कहते हैं और टू वे स्लैब किसे कहते हैं। अब दूसरी और चीज यहां पे आती है कि वन वे स्लैब को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और टू वे स्लैब को किस तरह से आइडेंटिफाई किया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लैब वन वे है या टू वे है। तो IS कोड ने आपको एक प्रोविजन दे रखा है इसके लिए कि ये डिपेंड करता है उनके रेशियो पर, स्पान के रेशियो पर। मतलब क्या है, देखिए आपको मैं दो एग्जाम्पल लेके बताता हूं। यहां पर ये एक स्लैब है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा है। इसके अंदर आपको IS कोड ने कहाँ डिफरेंशिएट किया है, कहाँ क्लासिफाई किया है, किस बेस पर, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो है ये लॉन्गर डायरेक्शन है, इसे हम कहते हैं LY, ठीक है, दोनों के लिए। और ये है शॉर्टर डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं LX। ठीक है, आपने कई किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा कि LY/LX रेशियो। अब LY/LX रेशियो क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर के अंदर कि भाई LY क्या लेना है और LX क्या लेना है। तो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा आपके, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको समझना है। ठीक है, इस चीज़ को IS कोड ने आपको ये बता रखा है कि अगर लॉन्गर डायरेक्शन बाय शॉर्टर डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान, अगर आपका यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ, अगर लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ, इसका मतलब ये है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्लैब हुआ, वन वे स्लैब आपका हो गया। और IS कोड ने बता रखा है कि अगर आपका LY/LX मतलब कि लॉन्गर डायरेक्शन या लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो लेस देन 2 हुआ, अगर आपका रेशियो लेस देन 2 हुआ तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो स्लैब होगा वो होगा टू वे स्लैब। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये टू वे स्लैब हो गया। ओके, सिंपल, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन वे किसे कहते हैं, टू वे किसे कहते हैं, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये दोनों चीज़ें हमें IS कोड के अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपको इसी तरह से याद रखना है कि लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान, ओके, इनका रेशियो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 2 से ज़्यादा हो या 2 के जितना हो
तो वन वे, और अगर 2 से कम है, ठीक है, जितना नहीं होना चाहिए, 2 से कम है, तो ये 2 वे स्लैब। ओके, सिंपल। अब इन स्लैब को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं बीम की, कि बीम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर किस तरह से होता है और कहां से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वहां पे लोड आएगा वो स्लैब के थ्रू आएगा, ट्रांसफर होने वाला है। अब इन स्लैब के ऊपर से बीम के ऊपर किस तरह से बीम ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर होता है, ये हम देखेंगे। ये भी पैटर्न हमें बता रखी है किस तरह से होता है। मान लीजिए ये वन वे स्लैब है, ये क्या है, वन वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब के अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो है कॉलम है इस तरह से, ठीक है, वन वे स्लैब के अंदर। अब वन वे स्लैब के अंदर आपको पता है कि यहां पर जो है शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर लोड ट्रांसफर होता है। ओके, यहां पर इस तरह से लोड ट्रांसफर होगा। ओके, ये जो है पूरा हम इसे LX मान लेते हैं, तो ये LX1 होगा और ये LX2 होगा। ओके, और आपको IS कोड ने ये भी बता रखा है कि अगर आपको पर्टिकुलर स्लैब, मतलब वन वे स्लैब की अगर बात करें हम, तो वन वे स्लैब के अंदर बीम पे कितना लोड जा रहा है इस स्लैब की वजह से, इस वन वे स्लैब की वजह से बीम पर कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है WE इज इक्वल टू W, मतलब ये लोड आ रहा है ये, इंटू LX/2। ये फॉर्मूला है आपको इस शॉर्टर डायरेक्शन के ऊपर फाइंड करने का, ठीक है, कि किस तरह से वन वे स्लैब के ऊपर से लोड ट्रांसफर हो रहा है बीम के ऊपर और कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें टू वे स्लैब की, कि टू वे स्लैब के अंदर किस तरह से लोड ट्रांसफर होता है बीम के ऊपर, ठीक है, ये कॉलम है सारे, तो किस तरह से बीम के ऊपर लोड ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दोनों डायरेक्शन के अंदर इस पे भी लोड ट्रांसफर होगा एज वेल एज यहाँ पे भी लोड ट्रांसफर होगा। अब वो किस तरह से होता है, तो देखिए इसका पैटर्न थोड़ा स्पेशल है। इसके अंदर दो तरह के लोड बनेगी यहाँ पर, एक तो ट्रायंगुलर लोड होगा और दूसरा होगा ट्रेपेजोइडल लोड। ट्रायंगुलर लोड मतलब ये वाला लोड हो गया, ये ट्रायंगल डायरेक्शन में, और ये जो लोड हुआ ये ट्रेपेजोइडल लोड हो गया। ओके, इस तरह से लोड ट्रांसफर होता है टू वे स्लैब के अंदर बीम के ऊपर। अब इस लोड को कैलकुलेट किस तरह से करना है, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैलकुलेट किस तरह से करना है, कि भाई ये जो लोड यहाँ पर जा रहा है ये कितना जा रहा है और यहाँ पर ये जो लोड लग रहा है इस बीम के ऊपर ये कितना ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर आपको ट्रायंगुलर लोड निकालना है, ट्रायंगुलर लोड अगर आपको कैलकुलेट करना है कि ये ट्रायंगल का लोड, ये ट्रायंगुलर लोड यहाँ पर इस बीम के ऊपर कितना आ रहा है, तो उसके लिए आपको IS कोड ने एक फॉर्मूला गिवन है, दैट इज W × LX/3। ये ट्रायंगुलर लोड के लिए फॉर्मूला है कि इतना लोड ट्रांसफर होता है इस बीम के ऊपर स्लैब के थ्रू, ठीक है। अब ये कब, जब आप बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो और उसके लिए जो आपको फोर्स लग रहा है, उसके लिए जो लोड की जरूरत है, वो लोड आप इस तरह से निकालोगे। ये स्पेशली फॉर बेंडिंग मोमेंट है। अगर हम शियर फोर्स की बात करें कि आपको शियर फोर्स के अंदर जो लोड अगर निकालना है, लोड की जरूरत है, तो उस शियर फोर्स के अंदर किस तरह से ट्रायंगुलर लोड को कैलकुलेट किया जाता है, वो होता है WE इज इक्वल टू W × LX/4। ये कब होता है, जब आप शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तब। इस तरह से आपको क्या है कि ये ट्रायंगुलर लोड मिलेगा जितना ट्रांसफर हो रहा है इस बीम के ऊपर, ठीक है, इस दो एक्सप्रेशन की वजह से। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजोइडल लोड की, कि ट्रेपेजोइडल लोड इस बीम के ऊपर कितना ट्रांसफर होने जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला गिवन है, दैट इज WE इज इक्वल टू, ठीक है। अगर हम ट्रेपेजोइडल की बात करें बेंडिंग मोमेंट के लिए, हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हमें ट्रेपेजोइडल लोड निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे हम, दैट इज W × LX/2 इंटू 1 - 1/3 बीटा स्क्वायर। ये आपको पहला फॉर्मूला गिवन है, जो कि बेंडिंग मोमेंट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तब आपको अगर ट्रेपेजोइडल लोड निकालना है बीम के ऊपर कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप शियर फोर्स निकाल रहे हो, और एक चीज यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ बीटा इज इक्वल टू LY/LX, मतलब लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान रेशियो, उसे हम कहेंगे बीटा, ठीक है। अगर हम शियर फोर्स की बात करें
कि हमें शियर फोर्स निकालना है इस बीम के ऊपर कितना आ रहा है ड्यू टू दिस ट्रेपेजोइडल लोड, तो उसके लिए हमें ट्रेपेजोइडल लोड की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो और अगर हमें ट्रेपेजोइडल लोड निकालना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा W इंटू LX बाय 2 इंटू 1 माइनस 1/2 बीटा, ये होगा शियर फोर्स के लिए फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको कुछ फॉर्मूलाज गिवन है डिफरेंट लोड के लिए, किस तरह से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, क्या पैटर्न होती है इसके ट्रांसफरिंग की, ठीक है, कहाँ कौन सा लोड ट्रांसफर होता है, कितना होता है, ये बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए, पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द डिजाइन प्रोसीजर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमें चीज देखनी है वो है, ये तो हमने देख लिया कि बीम के ऊपर किस तरह से डिजाइन होता है। अब जो डिजाइन होगी वो कॉलम की होगी। कॉलम को किस तरह से डिजाइन करना है, तो देखिए कॉलम के लिए तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कॉलम के ऊपर पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन से लोड वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कौन कौन से लोड वहां पर आने वाले हैं। तो कॉलम के ऊपर तो भाई जो फ्लोर होगा उसका फ्लोरिंग का लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, ठीक है, उसके ऊपर स्लैब का लोड आएगा, बीम का लोड आएगा, ये सारे लोड उसके ऊपर आएंगे, तो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक सो क्या कॉलम के ऊपर मैं अगर आपको बताऊंगा अभी और आपको इसके अंदर सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब तक एक एग्जाम्पल मैं ना लूँ तब तक आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर नहीं होगी। तो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर हम कॉलम के बारे में डिटेल में देख लेंगे, ताकि आपको जो भी चीज़ें, जो भी छोटे से छोटा डाउट हो वहाँ पर क्लियर हो जाए। और रही बात फुटिंग की, तो फुटिंग के अंदर भी जो भी उसके ऊपर कंपोनेंट्स है उनका सारा लोड वहां पे हमें एडिशन करते करते उसे डिजाइन करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर उसकी डेप्थ है, विड्थ है, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट का प्रोविजन है वो हमें करना होगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जो हमें डिजाइन करने हैं G+3 बिल्डिंग के अंदर। आज के वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसके अंदर दूसरा सेकंड पार्ट इसका होगा, वो होगा एक न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब न्यूमेरिकल के अंदर देखिए, इसके अंदर क्योंकि हमें हर एक कंपोनेंट्स को डिजाइन करना होगा, बेस जो स्लैब होगा, स्लैब को हमें डिजाइन करना है, बीम को डिजाइन करना है, कॉलम को डिजाइन करना है, फुटिंग को डिजाइन करना है, तो ऑब्वियसली इस एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाएगी, जिसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूं, और वो उस वीडियो की लेंथ भी ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर एक कंपोनेंट्स को फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।